नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 4 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा वो कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला खंड है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 100 शब्दों में आपको इसका जवाब देना होगा। इसमें आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है आदिकाल के विभिन्न साहित्यिक धाराओं के नाम बताइए। तो आदिकाल के जो विभिन्न साहित्यिक धाराएं हैं आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि आदिकाल लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक रहा है और यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। इसकी साहित्यिक धाराएं निम्न हैं। इसके बाद एक एक करके इसके साहित्यिक धाराओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। पहला है सिद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रभाव इस पर पड़ा है और उसी से इसका उद्भव माना जाता है। दूसरा है नाथ साहित्य, इस पर हठ योग और वैराग्य का प्रभाव पड़ा है, उसी का प्रचार प्रसार इसमें किया गया है। यह नाथों के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है जैन साहित्य, जिसमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है और इनके रचनाओं में धार्मिक एवं नैतिक उपदेश जो है दिए गए हैं। चौथा है रासो साहित्य, जिसमें वीर रस की प्रधानता है और यह चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा आप लौकिक साहित्य भी लिख सकते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का परिचय देते हुए उनके रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले अमीर खुसरो का परिचय आपको देना है, फिर उनके रचनाओं का नाम आप लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि अमीर खुसरो आदिकाल के हिंदवी और फारसी के महान कवि थे। यानी ये हिंदवी में भी कविता लिखते थे और फारसी भाषा में भी कविता इनके द्वारा लिखा जाता था। इनको तूती हिंद कहते हैं, हिंद का तोता कहते हैं। वह दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के दरबारी कवि और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको कव्वाली का जनक माना जाता है। सितार और तबला का आविष्कार भी इनके द्वारा ही किया गया था। अब देख लेते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की गई थी। इनके ग्रंथों का नाम है पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजलें, खमसा, किरान उस सानेद और तुगलकनामा। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थीं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषता बताइए। तो रीति मुक्त काव्यधारा का परिचय देते हुए इसके विशेषता के बारे में आपको लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा है। इस काव्यधारा के कवि स्वच्छंद प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देते थे। यानी इनके प्रेम का जो स्वरूप है वो स्वच्छंद प्रेम है और इनका प्रेम जो है व्यक्तिगत प्रेम है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें रीति ग्रंथों के नियमों का पालन नहीं होता था। यानी इनके द्वारा रीति ग्रंथों के नियमों का पालन नहीं किया जाता था। इनकी विशेषता निम्न है। अब एक एक करके इनकी विशेषताओं को लिखेंगे। पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति। यानी इनका जो प्रेम है वो बंधन रहित है और आत्मा अभिव्यक्ति वाला प्रेम इसमें दर्शाया गया है। यानी अपने ही प्रेम को इन्होंने कविता में स्थान दिया हुआ है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता। यानी इनकी जो कविता है उसमें व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता है। जो कवि कविता लिख रहा है वह अपने अनुभूतियों को ही कविता में लिखा हुआ है। कवि की अपनी भावनाएं और निजी अनुभव इसमें प्रमुख रहे हैं। अगली जो विशेषता है रीति बंधन से मुक्ति। यानी रीति का जो बंधन है उस बंधन को इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इनमें अलंकार और रस आदि के निश्चित नियमों का परित्याग किया गया है। उसका पालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनके 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको छायावाद का यहाँ पर परिचय देना होगा, फिर उनके कवियों का नाम और उनके 2 रचनाओं का नाम आपको लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर के 1936 तक के समय को छायावाद कहा जाता है। यह हिंदी का रोमांटिक युग है जिसमें व्यक्तिगत भावना,
प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद की प्रधानता है। यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अब कवियों का नाम लिखेंगे और उनके दो दो रचनाओं का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। पहला नाम है जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा कामायनी लिखा गया है, लहर लिखा गया है। दूसरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके द्वारा परिमल लिखा गया है, राम की शक्ति पूजा लिखा गया है। तीसरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जिनके द्वारा पल्लव लिखा गया है, बीड़ा लिखा गया है। और चौथा नाम है महादेवी वर्मा, जिनके द्वारा निहार लिखा गया है और निर्जा लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवाद का परिचय देते हुए प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्रगतिवाद का परिचय देना है, फिर उसके कवियों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। यह छायावाद की काल्पनिकता के विरोध में सामाजिक यथार्थवाद को अपना करके चला था, यानी इसका उद्भव छायावाद के विरोध में हुआ था। जिस प्रकार से छायावाद कल्पना को प्रमुखता देता है, उसी प्रकार से प्रगतिवाद जो है यथार्थवाद को अपना करके चला था। इसका जो आधार है वो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद को आधार मान करके इसमें कविताएं लिखी गई हैं, जिसका उद्देश्य शोषित वर्ग के संघर्षों और जनजीवन की समस्याओं का चित्रण करना प्रमुख था। प्रमुख कवियों में नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और त्रिलोचन हैं। ये जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें आपको 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसमें प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है रासो काव्य परंपरा पर टिप्पणी लिखें। तो जो रासो काव्य है उस पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंश है। जिस आदिकाल में राजा और सामंतों के दरबार में कोई न कोई कवि होता था, जिसे राजाश्रित और चारण कवि कहा गया है। इन राजाश्रित और चारण कवियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी यह जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य का हिस्सा है। आदिकाल में राजा महाराजा का समय था और प्रत्येक राजा के दरबार में चारण कवि होते थे और उन चारण कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसी को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला नाम है चंद्रबरदाई, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। इसके बाद नरपति नाल हैं, जिनके द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया है। दलपति विजय हैं, जिनके द्वारा खुमाड़ रासो लिखा गया है। जगनिक हैं, जिनके द्वारा आल्हा खंड लिखा गया है, जिसको परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि रासो काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है वीर रस की प्रधानता, यानी इनके कविता में वीर रस की प्रधानता है। इनके द्वारा राजाओं के युद्धों का ओजपूर्ण वर्णन जो है किया गया है। दूसरी विशेषता है ऐतिहासिकता में संदेह, यानी इन कवियों के द्वारा रचना में वर्णन इतना चढ़ा बढ़ा करके किया गया है, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है कि इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसकी ऐतिहासिकता में, इसकी प्रामाणिकता में जो है संदेह किया जाता है, यानी इसकी प्रामाणिकता जो है विवादित है। अगली जो विशेषता है वो है युद्धों का सजीव चित्रण, यानी इन कवियों के द्वारा युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। लड़ाइयों का वर्णन ऐसा किया गया है कि जैसा लगता है कि कवि जो है स्वयं वहां पर उपस्थित था, उपस्थित होकर के युद्धों को देख करके वर्णन जो है किया हुआ है। अगली विशेषता है श्रृंगार रस का समावेश, यानी इनके द्वारा युद्ध के साथ साथ प्रेम प्रसंगों का भी चित्रण किया गया है, श्रृंगार का भी चित्रण अपनी कविता में किया गया है। अगली विशेषता है विविध छंदों का प्रयोग, यानी इनके द्वारा कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कवित्व हो गया, छप्पय हो गया। इन सभी छंदों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। अगली विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। राजस्थान की अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा पिंगल कहलाती है और राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग इनके द्वारा अपनी कविता में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सगुण और निर्गुण काव्यधारा में अंतर बताइए। सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सगुण और निर्गुण काव्यधारा भक्ति काल की दो प्रमुख काव्यधाराएं हैं। भक्ति काल की ये दोनों प्रमुख काव्यधाराएं ईश्वर की परिकल्पना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, जिनके अंतर निम्नलिखित हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है।
पहला जो अंतर है वो ईश्वर के स्वरूप को लेकर के है। सगुण काव्य धारा में जो ईश्वर है वो साकार है, उसका जो है निश्चित रूप है, उसकी गुण है, वो लीलाएं करता है जैसे राम हो गए या कृष्ण हो गए। इसके विपरीत जो निर्गुण काव्य धारा है उसका जो ब्रह्म है, उसका जो ईश्वर का स्वरूप है वो निराकार है, वो अव्यक्त है, सर्वव्यापी हैं, इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर उपासना की पद्धति में है। सगुण भक्ति में जो बाह्य कर्मकांड हैं जैसे मूर्ति पूजा हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, मंदिरों में दर्शन हो गया, इन सभी को महत्व दिया जाता है। जबकि निर्गुण भक्ति में जो है ज्ञान साधना को महत्व दिया जाता है, योग को महत्व दिया जाता है, हृदय की शुद्धता को महत्व दिया जाता है। इसी को जो है सच्ची उपासना माना जाता है और इनके द्वारा बाह्य आडंबरों का खंडन जो है किया जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर जो है भक्ति का आधार को लेकर के है कि भक्ति का आधार सगुण भक्ति में अलग है और निर्गुण भक्ति में अलग है। सगुण काव्य में जो भक्ति का आधार है वो रागात्मक भक्ति पर आधारित है, जहां भक्त और भगवान के बीच दास्य भाव की भक्ति होती है, सख्य भाव की भक्ति होती है और माधुर्य जैसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं ईश्वर से। लेकिन जहां निर्गुण काव्य है वहां ज्ञान पर आधारित काव्य है, प्रेम पर आधारित काव्य है, लेकिन दास या सख्य भाव पर आधारित काव्य दिखाई नहीं पड़ता है। यानी ईश्वर से जो संबंध है, आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो ज्ञान पर आधारित है और प्रेम पर आधारित जो है निर्गुण काव्य में दिखाई पड़ता है। ये तीसरा अंतर हो गया। अब चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर ब्रह्म और जगत को लेकर के है। सगुण धारा में द्वैत भाव होता है, जहां ईश्वर स्वामी होता है और भक्त जो है सेवक होता है। इसको जो है अलग अलग करके माना जाता है। जगत को ईश्वर की लीला माना जाता है, यानी सगुण कविता में जगत जो है ईश्वर की लीला है, लेकिन निर्गुण धारा में अद्वैत दर्शन का अनुसरण किया जाता है, अद्वैत भाव को वहां पर अपनाया जाता है, जहां ब्रह्म सत्य है और आत्मा परमात्मा एक ही है। जगत को माया या मिथ्या यहाँ पर माना जाता है। तो ये चौथा अंतर हो गया। अब अगला देख लेते हैं। अब सगुण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास हैं और सूरदास हैं। निर्गुण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास और जायसी हैं। उनकी रचनाओं में जो अंतर है वो भी स्पष्ट होता है, जहां एक ओर सगुण में लीलाओं का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर निर्गुण में तत्व ज्ञान की बातें जो है कही गई हैं। तो एक अंतर यह भी हो गया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड 100 है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतम 500 शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ जो प्रश्न मैंने रखा हुआ है वो है अज्ञेय की काव्यगत विशेषता बताइए। आपको यहाँ पर अज्ञेय की काव्यगत विशेषता बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर थे, जिन्होंने अपनी कविता, उपन्यास और पत्रकारिता के माध्यम से प्रयोगवाद तथा नई कविता को दिशा दी। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके उनके काव्यगत विशेषताओं को यहाँ पर लिखा जाएगा। इनकी काव्यगत विशेषता को हम लोग दो भागों में बांट करके लिखेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। तो पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषता को लिखेंगे। भाव पक्ष की पहली विशेषता है व्यक्ति निष्ठा की प्रधानता या वैयक्तिकता की प्रधानता। अज्ञेय ने व्यक्ति की आंतरिकता, स्वाधीनता और उसके अकेलेपन को प्रमुखता दी। उनका काव्य सामाजिक समूह से अधिक व्यक्तिगत सत्य की खोज पर केंद्रित है। कहने का आशय यह है कि अज्ञेय जो है अपनी कविता में व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, समाज को जो है कम महत्व देते हैं, लेकिन उसके आंतरिक संबंध को भी वो स्वीकारते हैं। नदी के द्वीप कविता में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। यहाँ जो नदी है वो समाज है, जो द्वीप है वो व्यक्ति है। लेखक कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम व्यक्ति हैं, हम समाज नहीं हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हमें नहीं कह रहे हैं कि नदी हमको छोड़कर चली जाए या समाज हमको छोड़ करके चली जाए। वह हमको आकार देती है, हम उसी से बनते हैं, लेकिन हमारा अपना व्यक्तित्व होता है। यानी यह कविता जो है व्यक्तिवाद पर आधारित है, व्यक्तिवाद का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह है क्षणवाद का दर्शन। क्षण को महत्व अज्ञेय के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने जीवन में क्षण भर के अनुभवों को अमूल्य माना है। उनके अनुसार सत्य का अनुभव विराट में नहीं बल्कि जीवन के वर्तमान और सघन क्षणों में छिपा है। हरी घास पर क्षण भर कविता में उन्होंने लिखा है, आओ बैठो क्षण भर देख लें उस ओर,
कैसी है करारी धूप और कैसी है हरी छाया। यानी यहाँ पर क्षणवाद को महत्व दिया जा रहा है। जीवन के वर्तमान क्षण को पूरी चेतना से जीने का आह्वान यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है प्रणयानुभूति और वेदना। उनके प्रेम चित्रण में शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक सूक्ष्म और मानसिक लगाव दिखता है, जिसमें विरह की वेदना और संबंधों की जटिलता का मार्मिक बोध है। उदाहरण के लिए कवि प्रिया में उन्होंने लिखा हुआ है, उदाहरण देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तुम मुझको प्रेम करो या न करो, यह मेरा अपना है कि मैं तुम्हें जीवन भर प्रेम किए चला जाऊं। यहाँ प्रेम में अनासक्ति का भाव है, एक तरफा समर्पण का भाव जो है दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति का नवीन चित्रण। यानी अज्ञे की कविता में प्रकृति का नवीन रूप हमारे सामने आता है। अज्ञे ने प्रकृति को केवल सुंदर पृष्ठभूमि न मानकर उसे मानव मन की अनुभूतियों का प्रतीक और एक सजीव चेतन सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए कितनी नावों में कितनी बार जो है इस कविता में उन्होंने लिखा हुआ है कि सागर का एक स्वप्न तट पर बिखरा पड़ा है। यहाँ प्रकृति और सागर के बिंबों के द्वारा मानवीय अनुभवों को जो है व्यक्त किया जा रहा है अज्ञे के द्वारा। तो प्रकृति को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके इन्होंने प्रकृति का नवीन रूप हमारे सामने लाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि शिल्प पक्ष की कौन कौन सी विशेषताएं इनके काव्य में पाई जाती हैं। शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है प्रयोगशीलता और नवीन उपमान। प्रयोगशीलता और नवीन उपमान। अज्ञे ने कविताओं में नए नए प्रयोग किए हुए हैं। उन्होंने परंपरागत उपमानों को त्याग कर आधुनिक जीवन से जुड़े नवीन उपमानों और मुक्त छंद का प्रयोग किया हुआ है, जिससे काव्य में ताजगी आई है, जिससे काव्य में नयापन आया हुआ है। उदाहरण के रूप में कलगी बाजरे की कविता को देख सकते हैं आप। उसमें अज्ञे ने लिखा हुआ है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यानी अज्ञे के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो पुराने उपमान हैं वो हमारे काम के नहीं रह गए हैं, जो पुराने प्रतीक हैं वो हमारे काम के नहीं रह गए हैं। यानी अब हमें नए प्रकार के उपमान, नए प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग अपनी कविता में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता देख लेते हैं, बिंब एवं प्रतीकों की सघनता। उनका काव्य जटिल और सूक्ष्म बिंबों से भरा है, जो कम शब्दों में गहरी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। प्रतीक अक्सर वैयक्तिक और विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के रूप में उनका जो सांप नामक कविता है उसको देख सकते हैं आप। उन्होंने लिखा हुआ है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना। यानी डसना किस प्रकार से सीखा। यहाँ पर सांप जो है आधुनिक सभ्यता के विषैलेपन और अमानवीयता का प्रतीक है। यानी प्रतीकों का भी प्रयोग इनके कविता में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है मुक्त छंद का सार्थक प्रयोग। यानी उन्होंने छंदों के बंधन से कविता को मुक्त किया है और अपनी अनुभूतियों की लय के अनुरूप गद्य पद्य मिश्रित मुक्त छंद का प्रयोग अपनी कविता में किया हुआ है। यानी इनका जो छंद है वो मुक्त छंद है और गद्य पद्य का मिश्रित प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है तत्सम और बोलचाल की भाषा का समन्वय। यानी उनकी भाषा में जहां एक और विचार की गंभीरता के लिए संस्कृत निश्च तत्सम शब्दावली है, वहीं सहज अभिव्यक्ति के लिए सरल बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा हुआ है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यहाँ जो है स्नेह भरा, गर्भ भरा, मदमाता जैसे शब्दों के साथ पंक्ति जैसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तत्सम और बोलचाल की भाषा का समन्वय हमको दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, स्पष्ट कीजिए। आपको इस कथन को सिद्ध करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। वे गागर में सागर भरने के लिए विख्यात हैं। उन्होंने 40 मात्रा के छोटे से छंद दोहा में उतनी बातों को कह डाला है जिनको अनेक कवि सवया, कवित तथा छप्पय जैसे छंदों में नहीं कह पाए हैं। इनके काव्य को इसी विशेषता को देखते हुए पदम सिंह शर्मा ने लिखा हुआ है। देख लेते हैं कि पदम सिंह शर्मा ने क्या लिखा हुआ है।
उन्होंने लिखा हुआ है कि जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था, या सिमटा कर लीजिएगा, बैठा था, वह वहां से निकलते ही इतना फैल गया कि कुंडलिनी और कवित्वों के मैदानों में नहीं समा सका। यानी एक तरीके से उनके गागर में सागर भरने की जो प्रवृत्ति है उसकी प्रशंसा पदम सिंह शर्मा के द्वारा किया गया है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति अधिक होती है वह कम शब्दों में अधिक बात कहने में ज़्यादा समर्थ होता है, और बिहारी में दोनों शक्तियां जो है दिखाई पड़ती हैं। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति भी है और भाषा की समाज शक्ति भी है, इसीलिए बिहारी गागर में सागर भरने में समर्थ हो पाते हैं। अब देख लेते हैं कि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति किस प्रकार की है। यानी बिहारी की कविता में जो कल्पना की समाहार शक्ति है वो किस रूप में हमको दिखाई पड़ता है। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति अद्भुत थी। वे अपने लघु आकार वाले दोहे में भावों को सजाकर रख देते थे। यहाँ वाले कर लीजिएगा, लघु आकार वाले दोहे में भावों को सजाकर रख देते हैं। निम्न दोहे में असंगति अलंकार के माध्यम से एक लंबी चौड़ी प्रेम गाथा को अभिव्यक्ति मिली हुई है। कौन सी दोहा है इसको देख लेते हैं। दृग उर्झत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यानी दृग उर्झत आंखें जो है लड़ती हैं, टूटत कुटुंब परिवार जो है टूटता है, जुरत चतुर चित प्रीति दो लोगों का दिल जो है मिलता है, परत गांठ दुर्जन हिये लेकिन गांठ जो है दुष्टों के हृदय में पड़ता है, दई नई यह रीति हे ईश्वर यह नया नया कैसा रीति है। तो एक दोहे में बिहारी ने इतनी बातों को इकट्ठा जो है कह दिया है। ये जो है कल्पना की समाहार शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाया है, और जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति जितना ज़्यादा होगा वह गागर में सागर उतना ठीक से जो है भर पाएगा। अगला जो तत्व है वह बिहारी में भाषा की समाज शक्ति। अब भाषा की समाज शक्ति जितना अधिक होगा उतने कम शब्दों में हम अधिक बातों को कह पाएंगे। बिहारी में भाषा की समाज शक्ति भी अद्भुत थी। भाषा के सामाजिक गुण के कारण ही वे भरे भवन में नायक नायिका के ढेर सारे क्रियाकलापों को एक दोहे में ही चित्रित कर देते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कहत हैं नैनन ही शोबात। यहाँ कई प्रकार के क्रियाकलापों का एक ही दोहे में चित्रण किया गया है। कहत नटत इन सारा इशारा जो है आंखों से किया जा रहा है, आंखों से कहा भी जा रहा है। नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कहत हैं नैनन शोबात। यानी भरे भवन में जो है नायिका नायक से अपने नैनों से ही सारी बात जो है कह डाल रही है। इन सारी क्रियाकलापों को बिहारी इसलिए वर्णन कर पाए हैं क्योंकि उनके भाषा में समाज शक्ति जो है पाई जाती है। यद्यपि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं पर इनके काव्य में वह सभी विशेषताएं मिलती हैं जो रीतिबद्ध कवियों में मिलती हैं। वे रचना में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीत, गुण आदि सभी का ध्यान रखते हैं तथा इन सभी क्षेत्रों में गागर में सागर भरने का काम इनके द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहारी एक सच्चे कलाकार हैं। कला के निपुणता के कारण ही वे अपने दोहे में अपरिमित रस भर सके हैं। उनके दोहे के इस क्षमता को देखकर किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सत सया के दोहरे जेव नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।